आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास को बताएंगे। यानी अब से एक मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं जो कि टीजीटी सन 2021 का वो प्लेलिस्ट रहेगा और उसमें आपको टारगेट रहेगा कि सन 2021 का सब वो चीज़ जो टीजीटी में पूछा जाएगा सम्मिलित रहे। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को विशेष ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि सन 2021 में जो टीजीटी का वैकेंसी आ रहा है उसमें वो लाभप्रद रहेगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। और आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय कला के बारे में। तो भारतीय कला में हम विधिवत पढ़ेंगे और पूरा जितना भी हो सकेगा हम आपको टीजीटी के बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। तो भारतीय कला अपनी प्राचीनता तथा विविधता के लिए विख्यात रही है। आज जिस रूप में कला शब्द अत्यंत व्यापक और बहुअर्थी हो गया है, प्राचीन काल में उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं था। यदि ऐतिहासिक काल को छोड़े और पीछे प्रागैतिहासिक काल पर दृष्टि डाला जाए तो विभिन्न नदियों की घाटियों में पुरातत्वविदों की खुदाई में मिले असंख्य पाषाण उपकरण भारत के आदि मनुष्यों की कलात्मक प्रवृत्तियों के साक्षात प्रमाण हैं। पत्थर के टुकड़े को विभिन्न तकनीकों से विभिन्न प्रयोजनों के रूप में अनुरूप स्वरूप उसका देना प्रदान करना और हस्तकुल्हाड़ी, खरचनी, छिद्रक, तक्षणियाँ तथा वेधक आदि ऐसे अनेक पाषाण उपकरणों के सिर्फ उपयोगिता की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसका कलात्मक पक्ष भी ध्यान में रखकर किया गया था। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसकी जीवन शैली के साथ साथ उसका कला पक्ष भी मजबूत होता गया। जहाँ एक ओर मृदभांड, भवन तथा अन्य उपयोगी सामानों के निर्माण में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर आभूषण, मूर्तिकला, सील निर्माण, गुफा चित्रकारी आदि का भी विकास होता गया। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित सैंधव सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, भारत के इतिहास के प्रारंभिक काल में ही कला का परिपक्वता का साक्षात प्रमाण दिखता है। और खुदाई में लगभग 1000 केंद्रों से प्राप्त इस सभ्यता के अवशेषों में अनेक ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको देखकर बरबस ही मन यह मानने को बाध्य हो जाता है कि हमारे पूर्वज सचमुच उच्च कोटि के कलाकार थे। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ऐतिहासिक काल में भारतीय कला में और भी जो परिपक्वता आई वो मौर्य काल, कुषाण काल और फिर गुप्त काल में भारतीय कला की निरंतर प्रगति होती रही। अशोक के विभिन्न शिलालेख, स्तंभलेख और स्तंभ कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ और उसके 4 सिंह, धर्म, अर्थ चक्र और युक्त जो धर्म चक्र युक्त शीर्ष भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो कि आप जानते हैं कि भारतीय सिक्के में वो अशोक स्तंभ भी दिखाई पड़ता है। तो कुषाण काल में विकसित गांधार और मथुरा कलाओं की श्रेष्ठता जगजाहिर है। गुप्त काल सिर्फ राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से ही संपन्न नहीं था, कलात्मक दृष्टि से भी वह अत्यंत संपन्न था। तभी तो इतिहासकारों ने उसे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। पूर्व मध्य युग में निर्मित विशालकाय मंदिर, किले, मूर्तियाँ तथा उत्तर मध्य युग के इस्लामिक तथा भारतीय कला के संगम युक्त अनेक भवन चित्र तथा अन्य कलात्मक वस्तुएं भारतीय कला के अमूल्य धरोहर हैं। आधुनिक युग में भारतीय कला पर पाश्चात्य कला का प्रभाव पड़ा। उसकी विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण के तरीके तथा भावाभिव्यक्ति में विविधता एवं जटिलता आई है। आधुनिक कला अपने कलात्मक पक्ष के साथ साथ उपयोगिता पक्ष को भी साथ लेकर चल रही है। यद्यपि भारत के दीर्घकालीन इतिहास में ऐसे कई काल आए हैं जबकि कला का ह्रास होने लगा था।
तथा वह अपने मार्ग में भटकती प्रतीत हुई, परंतु सामान्य तौर पर यह देखा गया कि भारतीय जनमानस कला को अपने जीवन का एक अंश मानकर चला है। वह कला का विकास और निर्माण नहीं करता, बल्कि कला में ही वह जीता है। उसकी जीवन शैली और जीवन का हर कार्य कला से परिपूर्ण है। यदि एक सामान्य भारतीय जीवनचर्या का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि उसके जीवन का हर एक पहलू कला से परिपूर्ण है। जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के बीच उसके पूजा पाठ, उत्सव, पर्व, त्योहार, शादी, विवाह, अन्य घटनाओं से विविध कलाओं का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भारत की चर्चा पर तब तक अपूर्ण मानी जाएगी जब तक कि उसके कला पक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 64 कलाओं का उल्लेख है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 64 कलाओं का उल्लेख है। तो कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाओं का उल्लेख है, जिनका ज्ञान जो है वह इसलिए भर्तृहरि ने, जिनका ज्ञान प्रत्येक सुसंस्कृत नागरिक के लिए अनिवार्य समझा जाता है। और इसलिए भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह डाला है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विहीन, विषाणहीन। तो ये जो कहा है, ये किसने कहा? ऐसा पूछा जाता है कि यह शब्द किसका है? तो भर्तृहरि कहा है, भर्तृहरि का है। भर्तृहरि जी ने कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष पिषाण विहीन, यानी अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, बिना पूछ के पशु होते हैं उस तरीके से होता है। तो इसमें कला शब्द की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई तो उसकी उत्पत्ति कल धातु से अच तथा टाप प्रत्यय लगाने से हुई है। कल प्लस अच प्लस टाप, यानी जिसके कई अर्थ हैं: शोभा, अलंकरण, किसी वस्तु का छोटा या अंश, या चंद्रमा का 16वां अंश आदि। वर्तमान में कला को अंग्रेजियों के आर्ट शब्द का पर्याय समझा जाता है, जिसे 5 विधाओं यानी संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला तथा काव्य कला में वर्गीकृत किया जाता है। इन 5 को सम्मिलित रूप से ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट कहा जाता है। वास्तव में कला मानव मस्तिष्क एवं आत्मा की उच्चतम एवं प्रखरतम कल्पना व भावों की अभिव्यक्ति ही है। इसलिए कला युक्त कोई भी वस्तु बरबस ही संसार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, साथ ही वह उन्हें प्रसन्नचित एवं आह्लादित कर भी देती है। वास्तव में ये कलाएं व्यक्ति की आत्मा को झंझोड़ने की क्षमता रखती है। यह उक्त की भारतीय संगीत में वह जादू था कि दीपक राग के गायन। वास्तव में कला मानव मस्तिष्क आत्मा की उच्चतम एवं प्रखरतम कल्पना व भाव की अभिव्यक्ति ही है। इसलिए कलायुक्त कोई भी वस्तु बरबस ही संसार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, साथ ही वह उन्हें प्रसन्नचित एवं आह्लादित भी कर देती है। वास्तव में ये कलाएं व्यक्ति की आत्मा को झंझोड़ने की क्षमता रखती हैं। यदि वह उक्त की भारतीय संगीत में वह जादू था कि दीपक राग के गायन से दीपक प्रज्वलित हो जाता था तथा पशु पक्षी अपनी सूझबूझ से खो बैठते थे कि उसका सत्य है। यह कहना तो कठिन है, लेकिन इतना तो सत्य है कि भारतीय संगीत तथा कला का हर पक्ष इतना सशक्त है कि संवेदन विहीन व्यक्ति भी वह संवेदना के तीव्र उद्वेग उत्पन्न कर सकता है, यानी तेज प्रताप उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में भारतीय कला का कालिक वर्गीकरण, ठीक है, प्रारंभिक कला, ये सब सारी चीज़ों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आर्ट ज्ञान कला सर्च करके ज्वाइन करें। साथ ही साथ
हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो जाइए और कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।